जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th लेक्चर सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग का आज हम थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे बनते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसी लेक्चर को आज आगे बढ़ाते हुए हमने ये देखा था कि जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है जिसे लेटाइस एनर्जी कहा जाता है या लेटाइस एंथैल्पी कहा जाता है, क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो वो एक लेटाइस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहीं से हम आज चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लेटाइस एनर्जी क्या होती है, कैसे जो है ये लेटाइस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेटाइस एंथैल्पी पे फर्क डालते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन से कंपाउंड की लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा है, कौन से कंपाउंड की लेटाइस एंथैल्पी कम है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो भैया चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेटाइस एनर्जी। हम आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन ही स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखा था कि जब कोई एक कैटायन और जब कोई एक एनायन आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद वो एक सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं जिसे आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि Na+ और Cl- ने एक एक इलेक्ट्रॉन जब लूज और गेन किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को तो अचीव कर चुके थे, बट बिकॉज ये अपने गैसियस स्टेट में थे इसलिए ये अनस्टेबल थे। और टू मेक स्टेबिलिटी, जब इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने कहा था कि Na+ और Cl- के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता था F = K Q1 Q2 by R²। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये जो बॉन्ड हम देख पाते हैं, बेसिकली ये बॉन्ड नहीं, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसी के कारण ये अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैसियस स्टेट की बजाय ये दोनों अपने सॉलिड स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, इसलिए ये आपस में मिलके क्या करते हैं, इस सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं और इसे ही लेटाइस कहा जाता था। तो ड्यूरिंग दिस लेटाइस फॉर्मेशन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई है, तो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस लेटाइस फॉर्मेशन। तो हमें पता है कि लोअर एनर्जी वाला सिस्टम इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द हायर एनर्जी सिस्टम। तो जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है दिस लेटाइस फॉर्मेशन के कारण, उसे ही क्या कहा जाता है, लेटाइस एनर्जी कहा जाता है। तो लेटाइस एनर्जी का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या डेफिनेशन हो गया कि व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म from its constituent ions which are in their gaseous state, released energy is known as लेटाइस एनर्जी। कि जो भी लेटाइस अपने कैटायन और एनायन से मिलके बन रहा है, तो कैटायन और एनायन अपने कौन से स्टेट में है बेटा, अपने गैसियस स्टेट में। तो जब कोई 1 मोल आयनिक कंपाउंड बने, कब, जब उसके आयंस क्या हो, अपने गैसियस स्टेट में हो, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, लेटाइस एनर्जी कहा जाता है। इसको हम उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर हमें ये लेटाइस एनर्जी, ये जो लेटाइस बना है, जो NaCl बना है, इस NaCl के आयंस को अगर हमें फिर से ब्रेक करना हो Na+ और Cl- में, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे वो भी क्या कहलाएगी, लेटाइस एनर्जी। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, एक जगह साइन नेगेटिव होगा, एक जगह साइन पॉजिटिव होगा। अगर लेटाइस फॉर्मेशन है
तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। और अगर हम लेटाइस ब्रेक कर रहे हैं तो हीट हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, इसलिए साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल सा आपको याद रखना है कि जब कोई भी आयनिक कंपाउंड बने, किससे, जब उसके आयन किस में हो, अपने गैसियस स्टेट में हो, उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, लेटाइस एनर्जी कहा जाता है। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेटाइस एनर्जी है, इस लेटाइस एनर्जी को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको सीधे सीधे निकालने का कोई मेथड नहीं है। तो सर फिर इसे निकालेंगे कैसे? तो इसे निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो इनडायरेक्ट मेथड है, वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है बॉर्न हार्बर साइकिल। क्या कहलाता है? बॉर्न हार्बर साइकिल। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए बच्चों, अगला हम देखते हैं बॉर्न हार्बर साइकिल। बट बॉर्न हार्बर साइकिल शुरू करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, जैसे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, चलिए देख ही लेते हैं क्या होता है। वैसे थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन। कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of compound is formed from its elements in pure and stable state। कि 1 mole of compound is formed when its element in pure and stable state। कि जब भी 1 मोल कंपाउंड बने, किनसे, जिन भी एलिमेंट से वो मिलके बन रहा है वो किसमें होने चाहिए, अपने एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, अपने एलिमेंटल स्टेट में। क्या मतलब हुआ इस चीज का कि सपोज हमें फिर से अगर NaCl ही बनाना है तो NaCl में हमें पता है सोडियम जो होता है वो अपने सॉलिड स्टेट में होता है, क्लोरीन डायटोमिक गैस है जो गैसियस स्टेट में होता है। तो इस स्टेट में जब ये NaCl का फॉर्मेशन करेंगे तो जो चेंज इन एनर्जी ऑब्जर्व होगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन एनर्जी। एंथैल्पी टर्म आप थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे, अभी हम एनर्जी की बात करते हैं कि सोडियम अपने सॉलिड स्टेट में मिलता है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में मिलता है। इस स्टेट कंडीशन में जब ये आपस में मिलके 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन करते हैं, उस दौरान जो चेंज इन एनर्जी ऑब्जर्व होती है उसे क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हम सॉल्यूशन अभी देते हैं, क्या डिफरेंस होता है। चलिए दोनों को एक बार हम अलग अलग लिख लेते हैं। क्या कहा हमने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2। सर हाफ क्यों लगा दिया, हाफ इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कंडीशन है कि प्रोडक्ट हमेशा कितना होना चाहिए, 1 मोल ही होना चाहिए। तो Cl2 में 2 एटम है, हमें एक ही चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया। तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान जो चेंज इन एनर्जी हम ऑब्जर्व करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल प्रोडक्ट कब, जब उसके एलिमेंट्स किसमें हो, अपने प्योर और स्टेबल स्टेट में हो। ये बात क्लियर है, प्योर और स्टेबल स्टेट में हो। सोडियम सोडियम के फॉर्म में ही मिलता है, क्लोरीन क्लोरीन के ही फॉर्म में मिलता है, Cl2 के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो उस कंडीशन में जो चेंज इन एनर्जी ऑब्जर्व की जाएगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सर लेटाइस एनर्जी भी तो यही होती थी, नहीं नहीं नहीं, लेटाइस एनर्जी ये नहीं होती थी। लेटाइस एनर्जी में हम बोलते थे कि लेटाइस एनर्जी
कि व्हेन वन एटम जो है वो किस में होने चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, अपने गैसियस स्टेट में होने चाहिए और आयंस के फॉर्म में होने चाहिए। तो यहां पे सॉलिड नहीं, Na+ होना चाहिए हमारा गैसियस स्टेट में, और Cl- भी किसमें होना चाहिए, अपने गैसियस स्टेट में। तो Na+ और Cl- जब अपने गैसियस स्टेट में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाएंगे, तब जो चेंज इन एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, लेटाइस एनर्जी। वो क्या कहलाएगी, लेटाइस एनर्जी। तो दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर है। यहाँ पे अपने एलिमेंटल स्टेट में हो सकता है, उसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बट यहाँ कंपलसरी है कि हमारा सोडियम और क्लोरीन जो है वो किस में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में भी किस में होने चाहिए, आयनिक स्टेट में। और इस दौरान जो वो आपस में रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएंगे उसे क्या कहा जाता है, NaCl सॉलिड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सर ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? ये पूरा प्रोसेस ही बच्चों होता है बॉर्न हार्बर साइकिल। चलिए फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कि सोडियम अपने सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन अपने गैसियस फॉर्म में होता है Cl2 के फॉर्म में, और इस दौरान जब वो रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, NaCl कॉमन सॉल्ट। और जो चेंज इन एंथैल्पी ऑब्जर्व होती है उसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बच्चों ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही बॉर्न हार्बर साइकिल है कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है NaCl में तो क्या होता है, Na+ और Cl-, और पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर हमें ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हमेशा अपने गैसियस स्टेट में ही करता है। इसका मतलब यहां से न तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है। सिमिलरली क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ले और दे नहीं सकता। तो कैसे ये प्रोसेस होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सोडियम को अपने गैसियस स्टेट में आना पड़ेगा। तो सॉलिड से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसेस में। अब कन्वर्ट किया है तो जो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं वही एनर्जी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन एनर्जी। इट इज नोन एज द सब्लिमेशन एनर्जी। जब भी किसी सॉलिड को गैसियस स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं तो सीधे कन्वर्जन में जो एनर्जी हम देते हैं उसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन एनर्जी। तो सोडियम सॉलिड से किस में आ गया बच्चों, सोडियम गैसेस में आ गया। अब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम को एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, ये टर्म आपको थोड़ा सा पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर है उसमें से थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। बोले सर क्या क्या करें, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, कोचिंग जाएं, वीडियो देखें, पढ़ें, रील देखें, रील बनाएं, पर बच्चों समय सबके पास उतना ही है, आपको थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम व्हेन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। कोई भी एटम जब अपने आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होता है उस दौरान जो एक एनर्जी हमें देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सोडियम किसमें आ गया, Na+ में। चलिए यहां देखते हैं। अब क्लोरीन तो जो है वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहलाती है, डिसोसिएशन एनर्जी। बट अगर इसको हम तोड़ दें तो हमें 2 क्लोरीन एटम मिल जाएंगे। बट यहाँ क्लोरीन एटम हमें चाहिए कितना, सिर्फ एक, क्योंकि हमें 1 मोल बनाना है और 1 मोल NaCl में एक ही क्लोरीन होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक एटम चाहते हैं तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए हाफ करना पड़ेगा। अब अगर ये हाफ करा तो डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे ये होगा तो हमें एक सिंगल क्लोरीन एटम अपने गैसियस स्टेट में मिल जाएगा। तो क्लोरीन हमें मिल गया किसमें, अपने गैसियस स्टेट में। अब जो क्लोरीन है उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl-। तो सोडियम Na सॉलिड से Na+ गैसेस में आ गया, क्लोरीन Cl2 गैस से Cl- गैस में आ गया। अब ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। और इसी दौरान
जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हम देखते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, लेटाइस एनर्जी कहा जाता है, विच इज नोन एज द लेटाइस एनर्जी। क्लियर है? क्या कहा जाता है, लेटाइस एनर्जी कहा जाता है। नोट कीजिए इसे। अब यहां पे थोड़ा साइन देख लें। सब्लिमेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जो एनर्जी हम देते हैं वो पॉजिटिव और जो सिस्टम से निकलती है वो नेगेटिव। सोडियम गैस से Na+ में आ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमें देनी पड़ेगी, तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक। अब डिसोसिएशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, अब यहां साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली लेटाइस एनर्जी, सोच के बताइए, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में लेटाइस एनर्जी के बारे में कि लेटाइस एनर्जी जब होता है तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और उसमें वो एनर्जी रिलीज करता है, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो क्या अब डेल्टा एच फॉर्मेशन, अच्छा ये होगा कैसे, तो थर्मोडायनामिक्स में एक लॉ होता है जिसे कहा जाता है हेज लॉ। क्या बोलता है हेज लॉ, कि अगर कोई स्टेप सिंगल प्रोसेस में हो जाए और उस दौरान जो चेंज इन एनर्जी हो और वही प्रोसेस अगर मल्टीपल स्टेजेस में हो रहा हो, तो सिंगल स्टेप का जो चेंज है वो मल्टीपल स्टेज के चेंज के बराबर है। ये ऐसा कुछ हो गया कि आपके स्कूल की जो फीस है वो 60,000 है। अब या तो आप एक साथ 60,000 पे कर दो, या आप इंस्टॉलमेंट में 20 करो, तो उन तीनों का समेशन आपकी ओवरऑल जो एक साथ आप दे रहे हो उसके बराबर ही आने वाला है। तो हेज लॉ के हिसाब से डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होगा, इट विल बी द समेशन ऑफ ऑल दिस हीट। तो डेल्टा एच एफ विल बी व्हाट, क्या बन जाएगा डेल्टा एच एफ, इट विल बी द सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2 माइनस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और माइनस लेटाइस एनर्जी। तो जो प्लस है उसको हमने प्लस में रख दिया, जो माइनस है उसको माइनस में रख दिया। अब अगर हम यहां से लेटाइस एनर्जी निकालना चाहते हैं तो क्या करें, लेटाइस एनर्जी को इधर ले जाएं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को इधर ले आए। अच्छा सर, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, एग्जाम में आपको बच्चों क्या किया होगा कि सारे पैरामीटर्स दिए होंगे, कोई भी एक पैरामीटर अननोन होगा, तो बस जो पैरामीटर अननोन है उसके लिए आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हाइबर साइकिल, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी, हम लेटाइस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज कोई डायरेक्ट मेथड उसको कैलकुलेट करने का नहीं है। नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। कि मैग्नीशियम सॉलिड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का होने के कारण मतलब इसके ऊपर डबल प्लस आएगा, और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आएगा। तो पूरा प्रोसेस क्या है, फिर से वही हमें करना पड़ेगा। मैग्नीशियम सॉलिड है, सॉलिड के लिए सबसे पहले गैस में लाएंगे तो सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी देते ही मैग्नीशियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकाला, बन गया Mg+। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या लिख दिया, IE1, आयनाइजेशन एनर्जी 1। एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो क्या हो जाएगा आप Mg++, और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी 2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा एनर्जी ज्यादा लगती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया IE2। अच्छा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे चलें, फिर हमें एक ऑक्सीजन चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ। O2 को O में लेके आना है तो डिसोसिएशन एनर्जी, अब चूंकि हाफ कर दिया है तो क्या हो जाएगा, DE/2। तो यहाँ क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस।
ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्या बना गया O माइनस गैस। एक इलेक्ट्रॉन और लेना है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, इट बिकम्स O डबल माइनस। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे MgO, और इसे ही क्या कहा जाता है लेटाइस एनर्जी। कि जब अपने गैसियस स्टेट में आयंस मिलके कंपाउंड सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उसे क्या कहा जाता है लेटाइस एनर्जी। साइन के बारे में बात कर ले तो साइन क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव। पहली बार इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है नेगेटिव। अब यहां पे क्या होगा, सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन गेन करने में अब जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एटम नेगेटिव आयन बन चुका है, और नेगेटिव आयन में फिर से इलेक्ट्रॉन अगर हमें देना है तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं लेगा, उनके बीच में रिपल्शन लगेगा, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लेटाइस एनर्जी इज नेगेटिव। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या हो गया यहाँ पे, डेल्टा एच फॉर्मेशन विल बी व्हाट, सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस DE/2 माइनस Eg1 प्लस Eg2, ध्यान रखेंगे प्लस Eg2 और माइनस लेटाइस एनर्जी। तो अगर हम यहां से लेटाइस एनर्जी निकालना चाहते हैं, लेटाइस एनर्जी को उधर ले जाएं, फॉर्मेशन को इधर ले आएं और हमारा काम हो जाएगा। आया बच्चों समझ में, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट है बहुत आसान। नोट कीजिए इसे। चलिए बढ़े आगे। अब यहां पे अगर हम देखें कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन सॉरी लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी क्या थी बच्चों, कि जब Na प्लस सॉलिड Na प्लस गैस Cl माइनस गैस आपस में मिलके क्या बना दें, NaCl सॉलिड बना दें, उस दौरान जो चेंज इन एनर्जी है वो क्या कहलाती है लेटाइस एनर्जी। मतलब ये क्या है, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स हमने पढ़ा है F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 बाय R²। इसका मतलब जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, R के। R क्या है बेटा, R यहां पे है डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, आयन के बीच का डिस्टेंस। तो अगर फोर्स ज्यादा है तो लेटाइस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान रखेंगे कि अगर इनके बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग है, प्लस माइनस के बीच का फोर्स स्ट्रांग है, तो अगर फोर्स स्ट्रांग है तो लेटाइस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इतना स्ट्रांग फोर्स उतनी एनर्जी ज्यादा। अब अगर हम देखें तो लेटाइस एनर्जी किस पे डिपेंड करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम देख ही पा रहे हैं किस पे, चार्ज पे। इसका मतलब लेटाइस एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गई किसके, चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है। अब अगर यहां पे हम सेकंड पैरामीटर्स की बात करें तो सेकंड पैरामीटर है R, डिस्टेंस, और डिस्टेंस डिपेंड करेगा किसके ऊपर, साइज ऑफ आयंस पे। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि जैसे मेरी तोंद इतनी बड़ी निकल के आ जाए, है ना,
और मैं किसी को अगर बाहों में लेना चाहूं तो बीच में क्या अड़ जाएगी, तोंद अड़ जाएगी। तो जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा दो आयंस के बीच में, क्यों, क्योंकि एटम का साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अगर साइज बढ़ा, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीजेस, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से आर क्या होगा, इंक्रीज हो गया। और अगर आर इंक्रीज हो गया तो आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। तो जिसके कारण फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब लेटाइस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ा, आयनिक साइज बढ़ा, आयनिक साइज बढ़ा तो उससे क्या होगा, आयनिक साइज के बढ़ने से जो डिस्टेंस है, जैसे कि आयनिक साइज मतलब अगर ये बड़े बड़े एटम है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो लेटाइस एनर्जी कम। तो साइज बढ़ा, साइज बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, लेटाइस एनर्जी कम हो जाएगी। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो लेटाइस एनर्जी क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। कि साइज बढ़ा तो आर बढ़ेगा, साइज बढ़ा तो आर बढ़ा, आर बढ़ा तो लेटाइस एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, पहला तो हो गया चार्ज ऑफ आयन, दूसरा हो गया साइज ऑफ आयन। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहां पे लेटाइस एनर्जी, फाइनली क्वेश्चन करने के लिए क्या हो जाएगा, लेटाइस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और सेकंड लेटाइस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कि NaF, MgF2 और AlF3 लेटाइस एनर्जी के हिसाब से जमाना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का, अच्छा क्वेश्चन कैसे आएंगे केमिस्ट्री में, इसी टाइप के आएंगे, है ना, कि कोई भी एक चीज क्या होगी, कॉमन होगी, एक चीज वेरी कर रही होगी। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, हम देख पा रहे हैं सब में एनायन तो सेम है। डिफरेंट कौन हो गया बच्चों, डिफरेंट हो गया केटायन। अब केटायन क्या हो गया, Na+, हमें पता है, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, सोडियम ग्रुप 1 का, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर आ गया बच्चों, एल्यूमिनियम के ऊपर। तो लेटाइस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इसलिए सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा चार्ज, एल्यूमिनियम का। तो लेटाइस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, एल्यूमिनियम फ्लोराइड की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कीजिए कि NaF, NaCl, NaBr और NaI। यहां पे अब सोडियम कॉमन है तो किसके हिसाब से देखना पड़ेगा हमें, क्लोरीन के हिसाब से, F-, Cl- और Br- और I-। तो सबसे बड़ा एनायन, अच्छा चार्ज सेम, तो साइज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा साइज किसका, NaI का। NaI का साइज ज्यादा है, तो जितना बड़ा साइज ऑफ आयन होता है लेटाइस एनर्जी उतनी कम। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, NaF की, फिर NaCl, फिर NaBr और फिर NaI। अगला क्वेश्चन देखें, हम ले लेते हैं Na2O, MgO, Al2O3। फिर यहां पे देखें ऑक्सीजन सेम, चार्ज Na+, Mg2+, Al3+। तो सबसे ज्यादा लेटाइस एंथैल्पी किसकी, Al2O3, फिर MgO, फिर Na2O। अगला Li2O और Li3N, लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड। तो लिथियम सेम हो गया, ऑक्साइड पे 2-, नाइट्राइड पे 3-। जितना चार्ज आयन पे ज्यादा, लेटाइस एनर्जी ज्यादा, तो Li3N ज्यादा लेटाइस एनर्जी और Li2O की कम। ठीक है, अगला NaCl, KCl। तो लेटाइस एनर्जी क्या था, प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। Cl सेम, तो Na+ और K+, बड़ा कौन, K+।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम का साइज बड़ा, सोडियम का छोटा, तो क्या हो जाएगा लेटाइस एनर्जी NaCl का ज्यादा। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन अब आप सॉल्व कीजिए। NaF, NaCl, NaBr क्या होगा? सब पे चार्ज सेम, सोडियम सब में कॉमन, तो फिर साइज, तो Br सबसे बड़ा, साइज में बड़ा, तो लेटाइस एनर्जी कम, तो NaF ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन NaBr। अगला हम करते हैं NaF और MgCl2। ये तगड़ा क्वेश्चन। देखिए दोनों कैटायन भी डिफरेंट और दोनों एनायन भी डिफरेंट, चार्ज सेम है। सबसे पहले इसको समझ लें, तो क्या है Na प्लस और ये क्या हो गया Mg2 प्लस। चार्ज के हिसाब से क्या होना चाहिए? तो हमने कहा जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लेटाइस एनर्जी, तो Mg का लेटाइस एनर्जी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लेटाइस एनर्जी ऑफ Na प्लस जो है वो छोटा होना चाहिए किससे? Mg2 प्लस से। यहां चले तो F माइनस और Cl माइनस, चार्ज सेम है पर Cl माइनस बड़ा है, Cl माइनस बड़ा है तो लेटाइस एनर्जी कम, मतलब F माइनस का लेटाइस एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा किसके मुकाबले? Cl माइनस के मुकाबले। मतलब चार्ज के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ज्यादा कौन? MgCl2। सॉरी, चार्ज के रिस्पेक्ट में देखें तो ज्यादा कौन? MgCl2। और साइज के रिस्पेक्ट में देखें तो कौन? NaF। दोनों डिफरेंट हो गए। चार्ज किसका ज्यादा है? Mg2 प्लस का, तो ये ज्यादा होना चाहिए। और साइज किसका बड़ा है? इसका, तो ये ज्यादा होना चाहिए। तो चार्ज और अगर दोनों साइज में हमें चूज करना ही है तो याद रखेंगे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चार्ज जो है वो डोमिनेट करता है कंपेयर टू साइज। कि चार्ज को डोमिनेट करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पे चार्ज भी डोमिनेशन में है और साइज भी डोमिनेशन में है, तो आपको किसको कंसीडर करना है? चार्ज को। तो ज्यादा चार्ज किसका होगा? MgCl2 का। इसलिए ज्यादा लेटाइस एनर्जी किसकी होगी? MgCl2 की NaF के मुकाबले। तो कौन डोमिनेट करेगा? चार्ज डोमिनेट करेगा। कौन डोमिनेट करेगा? चार्ज डोमिनेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है ओवरऑल हमारा लेटाइस एनर्जी और बॉर्न हाइब्रिड साइकिल। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, टिपिकल है, बट हमने कोशिश की है, लगभग सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, टाइप किए हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।